हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया एकदम। तो आज इस लॉ की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग जानने वाले हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज, यानी कि शादी विवाह जो होती है उसके कौन कौन से कंडीशंस है। अगर कोई शादी करते हैं तो उसकी कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन से कंडीशंस है, टर्म्स हैं, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन सी है, चलिए तो आज देखते हैं। हम लोग दो तरह से जो है मैरिज शादी की जो है कंडीशंस को देखेंगे। पहला जो है हम लोग देखने वाले हैं वो है कंडीशंस अंडर एंसेंट टेक्स्ट, दूसरा है कंडीशंस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए कोई भी किसी भी चीज़ का कोई लाभ उठाना है तो आपको कोई ना कोई कंडीशन दिया जाता है। सपोज आप आपको अगर टीवी देखनी है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं पहले पढ़ाई कर लीजिए उसके बाद टीवी देखनी है, तो कंडीशंस यहाँ लगा। आप किसी भी चीज़ का लाभ तभी उठा पाएंगे जब उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस हो, है ना। तो उसी तरह जो है पुराने ख्यालात में, पुराने ज़माने में भी पहले के सेंस के अकॉर्डिंग भी कुछ कंडीशंस थे मैरिज को एस्पेक्ट में, और आज भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्या है कंडीशंस है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ाई करते हैं। कंडीशंस 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 ऑफ मैरिज, मैरिज के कंडीशंस को बताना है। तो कौन कौन से हैं कंडीशंस मैरिज के। कंडीशन मींस क्या होते हैं, कौन कौन सी क्या है शर्त, है ना। तो शर्त कौन कौन से हैं मैरिज को, है ना, शादी विवाह। तो मैरिज मींस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मैरिज। न्यूक्लियस ऑफ द फैमिली, फैमिली की जो न्यूक्लियस होती है क्या कहलाती है, मैरिज कहलाती है। ठीक है, मैरिज एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल यूनियन ऑफ मैन, है ना, विद अ वुमेन के साथ फिजिकल यूनियन हो जाता है, मिलन होता है उनका, है ना। फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ, सोशल सामाजिक लाइफ, जीवन के लिए जीने के लिए, उन्हें व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, उन दोनों का मिलन होता है, मैन एंड वुमेन का। फॉर द पर्पस ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सभ्य सोसाइटी निर्माण के लिए जो है मैरिज शादी विवाह जो है बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं कंडीशंस ऑफ मैरिज। तो उसमें से दो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ मैरिज में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कंडीशन अंडर एंसेंट टेक्स्ट, एंसेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है कंडीशंस हैं, जिसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। जब कोई भी तरह की कोई विधि लागू नहीं की गई थी, कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग कोई अधिनियम नहीं आए थे, तो जो है ओल्ड लॉ में इसी तरह के कंडीशंस थे अंडर एंसेंट टेक्स्ट, प्राचीन जो टेक्स्ट थी उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारा कंडीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। तो कंडीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुई, और इसको क्या कहते हैं, ये कोडिफाइड लॉ के अकॉर्डिंग हुई, कोडिफाइड लॉ के अकॉर्डिंग। कोडिफाइड लॉ हम लोग समझ चुके हैं। चलिए कोडिफाइड लॉ क्या, वैसी लॉ जो संहिताबद्ध विधि में लागू हो, है ना। जैसे कि हम लोग संहिताबद्ध जो है हिंदू विधि में देखे थे कि हिंदू वही कहलाएंगे जो धर्मतः हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जन्म से जो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जो मुसलमान नहीं हो, जो ईसाई नहीं हो, जो यहूदी नहीं हो, जो पारसी नहीं हो। चलिए उसे हम संहिताबद्ध हिंदू विधि के अकॉर्डिंग समझ लिए थे। तो उसी में हम लोग जो है कंडीशंस में दो कंडीशन देखने वाले हैं। जो हमारा पहला कंडीशन है वो है कंडीशन अंडर एंसेंट टेक्स्ट, जिसको ओल्ड लॉ कहते हैं। दूसरा है हिंदू मैरिज एक्ट, कंडीशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इसको कहते हैं कोडिफाइड लॉ। ओल्ड वाला ये है पहला अंडर एंसेंट टेक्स्ट, और जो मॉडर्न है कोडिफाइड लॉ वो है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन अंडर एंसेंट टेक्स्ट। कंडीशन अंडर एंसेंट टेक्स्ट, कंडीशन अंडर एंसेंट टेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू, पहला हम लोग देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एंसेंट टेक्स्ट, एंसेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग
a marriage to be valid, एक शादी विवाह तभी मान्य होगा जब flowing conditions has to be satisfied. Flowing conditions are to be satisfied. तो ये जो एंसेंट टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी शादी विवाह तभी मान्य होगी जब कुछ कंडीशंस जो दिए गए हैं उसमें वो संतुष्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ उसमें क्या हो, सेटिस्फाइड हो। वो कौन कौन से चलिए तो जानते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा शादी कराने के लिए या शादी होने के लिए अकॉर्डिंग टू एंसेंट टेक्स्ट, प्राचीन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। वो पहला कंडीशंस है आइडेंटिफिकेशन of caste, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट। दूसरा है मोनोगेमी, तीसरा क्या है, सपेंडा रिलेशनशिप, सपेंडा रिलेशनशिप। चलिए तो एंसेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मैरिज जो है वो वैलिड तभी होगी जब इसमें जो दिए गए कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगे। तो इसमें जो पहला कंडीशंस है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति के आधार पे जो है पहचान कर लेना। दूसरा है मोनोगेमी में क्या है कि शादी के वक्त कोई दूसरा स्पाउस यानी कि लीगली वेडेड वाइफ या हस्बैंड ना हो उसके साथ, ठीक है। तीसरा है सपेंडा रिलेशनशिप, यानी कि हम लोग पढ़ चुके थे सपेंडा में कि जो भी रिलेशनशिप है, कोई भी दुल्हन है तो उसके कोई भी सपेंडा नहीं होनी चाहिए, कोई और अन्य नहीं होनी चाहिए, है ना, ब्राइडरूम का, यानी कि ब्राइडरूम से यानी उनका जो दूल्हा है ना, उससे संबंधित कोई उसका अन्य नहीं होना चाहिए। सपेंडा रिलेशनशिप में ये आते हैं। तो ये जो कंडीशंस है ये हमारा 3 कंडीशंस हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, मोनोगेमी, सपेंडा रिलेशनशिप। चलिए अब हम लोग चौथा कंडीशन कौन सा है देखने वाले। चौथा कंडीशन है हमारा प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। चौथा है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। पांचवा है प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र, इसको कहा जाता है सप्रवड़ा। छठा है मैरिज सेरेमनीज। तो देखिए चौथा जो है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, तात्पर्य है कि वैसे इंसेंस की रिलेशन यानी कि कुछ निश्चित रिलेशन में परिवार में जो है शादी कराना, है ना, उससे ये रिलेट करता है। यानी अपने परिवार में अगर सौजन्य में अगर शादी होती है तो ये प्रोहिबिटेड, उसका विरोध करता है। तो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है। प्रोहिबिट मतलब होता है किसी से उसको रोकना, विरोध करना उसका, तो उसको रोकने का प्रयास करना। प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र या सप्रवड़ा, यानी सेम गोत्र में शादी जो है के मामले जो होते हैं इसमें आते हैं। प्रोविजन ऑफ सगोत्र या सप्रवड़ा, इसको सप्रवड़ा भी कहा जाता है। मैरिज सेरेमनीज आती है ना, यानी कि जो मैरिज जो होती है तो मैरिज तभी मान्य होगा जब उसमें कुछ ना कुछ क्या है, आवश्यक सेरेमनीज का भी आयोजन कराया जाए, कुछ स्वागत समारोह भी कराया जाए। आप देखते हैं शादी जो होती है तो उसमें कुछ ना कुछ, है ना, स्वागत करते हैं, लोग आते हैं, भोज देते हैं, दावत देते हैं। चलिए तो इस तरह से जो हम लोग कंडीशंस को देखें जिसमें कि कोई भी शादी होती है तभी वो कोई शादी तभी मान्य होगा, वो शादी तभी कहलाएगी जब उसमें कुछ ना कुछ जो कंडीशंस हैं दिए हुए वो सेटिस्फाई होंगे। तो पहला हम लोगों ने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या,
तो दूसरा हम लोगों ने देखा मोनोगेमी, तीसरा हम लोगों ने देखा प्रोहिबिशन ऑफ सपेंडा रिलेशनशिप, चौथा हम लोगों ने देखा प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, पांचवा हम लोग देखे प्रोहिबिशन ऑफ सगोत सपरवरा, और छठा जो है वो है मैरिज सेरेमनी। चलिए तो इस तरह से जो है ये है कुछ कंडीशंस। अब हम लोग ये सारी कंडीशंस को देखते हैं कि किस कंडीशंस में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो जो पहला है हमारा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति से आइडेंटिफिकेशन क्या पहचान, तो जाति से क्या पहचान है। कहा जाता है पार्टीज जो पार्टी हैं, द पार्टीज टू द मैरिज, शादी कराने के लिए जो पार्टी होती है, शुड parties to the marriage should belong to the same caste। कहा जाता है कि जो पार्टी है शादी कराने वाले, है ना, जो शादी कराने वाली जो पार्टीज हैं, अगर वो सेम कास्ट में शादी मतलब अगर करानी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टीज से शादी करानी जिनको होती है उनको सेम कास्ट में शादी करानी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट। ये कंडीशन है जिसमें क्या होती है, जो पार्टीज हैं उनको किस में शादी करानी चाहिए, सेम कास्ट में, है ना, जो सेम कास्ट से बिलोंग करती है उसमें शादी करानी चाहिए, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो। चलिए, लेकिन उन दिनों क्या था, सेम कास्ट में शादी क्यों करानी चाहिए उनको, क्योंकि उन दिनों जो ओल्ड लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी ना हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशंस अंडर द एंशिएंट टेक्स्ट, यानी प्राचीन समय की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय जो है इंटरकास्ट जो मैरिजेस वर नॉट परमिटेड, प्रोहिबिटेड। जो इंटरकास्ट मैरिजेस थी उन पर पाबंदी थी, वो वर्जित थी, उन पर रोक था, है ना। लोग जो है अपनी जात से अलग हटकर शादी नहीं कर सकते थे उन दिनों जो भी शादी होती थी वो सेम कास्ट में उनकी शादी होनी चाहिए थी, ऐसे वो सेम कास्ट से जो बिलोंग करते थे उनकी ही शादी होती थी, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आप समझ गए क्या है, सेम कास्ट में शादी होती थी। तो जैसे कि अपने ही कास्ट की शादी में हो गई। दूसरा जो है वो आता है, जैसे कि अब आते हैं इसमें दो टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, एक होता है प्रतिलोमा मैरिज, एक होता है एनुलोमा मैरिज। तो प्रतिलोमा मैरिज क्या है, इफ द मेल बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट एंड फीमेल बिलोंग्स टू द हायर कास्ट, है ना, दैन द सच मैरिज इज प्रतिलोमा मैरिज, है ना, जिसको जो कि क्या थे, विच इज प्रोहिबिटेड, जो उन दिनों क्या थे, रोक था इन पर। यानी कि अगर मेल बिलोंग करता है लोअर कास्ट से और उससे प्यार है कोई भी फीमेल से जो कि हायर कास्ट की है, तो उनका जो शादी होगा वो प्रतिलोमा मैरिज कराएगा। उनकी शादी को क्या कहेंगे, प्रतिलोमा कहते हैं मैरिज, है ना। लेकिन उन दिनों ये क्या थी, वर्जित थी, ये नहीं ऐसा होता था। दूसरा है कि उन दिनों क्या था, कोई भी मेल अगर हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं और फीमेल जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, तो उस तरह के मैरिज को एनुलोमा मैरिज कहते थे, जो कि परमिसेबल था उस समय, उन दिनों परमिसेबल था, इनको जो है मान्यताएं दी गई थी, ठीक है। चलिए, तो प्रतिलोमा मैरिज क्या है कि इफ मेल belongs to the lower caste and female is higher caste, marriage is called such marriages, इस तरह के मैरिज क्या कहेंगे, प्रतिलोमा मैरिज, प्रतिलोमा मैरिज जो कि क्या थे, एंड इज प्रोहिबिटेड, जो उन दिनों क्या थी, जिन पर वर्जित थी, जो कि जिन पर रोक थी इस तरह के मैरिज को, कि मेल अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो, और फीमेल अगर हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मेल इफ द मेल बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट and female belongs to the higher caste,
देन इस तरह के मैरिज को प्रतिलोमा मैरिज करते थे, और जो कि रोक थी उस समय, उन दिनों प्राचीन समय में। और जो पार्टी होती थी जिनको शादी करना होता था, तो कोई पार्टी को शादी करने के लिए शुड बिलोंग टू द सेम कास्ट, उनको क्या करनी होती थी, सेम कास्ट से बिलोंग करना होना चाहिए। जो पार्टी को मैरिज करनी है वो सेम ही कास्ट से बिलोंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कहा गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट में, जात से पहचान करना। शादी कराने के लिए पहले जाति देखना। चलिए, दूसरा है एनुलोमा मैरिज। तो जो एनुलोमा मैरिज है वो क्या है, हम लोगों ने प्रतिलोमा मैरिज देखा कि मेल जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, मेल लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, और फीमेल हायर क्लास से, हायर कास्ट से बिलोंग करती है अगर, तो उसको हम प्रतिलोमा मैरिज करते हैं। लेकिन कंडीशंस है, इफ मेल बिलोंग्स टू higher caste and female belongs to lower caste, then marriage is called anuloma मैरिज। इस तरह के मैरिज को क्या कहते थे, एनुलोमा मैरिज कहते थे। एंड विच इज परमिसिबल, जो कि मान्य थी उस समय। चलिए, तो जो एनुलोमा मैरिज है क्या है कि अगर मेल बिलोंग करते हैं हायर कास्ट से, ऊंची जाति से, और फीमेल जो है बिलोंग करती है लोअर कास्ट से, नीची जाति से, देन मैरिज जो होगी उसको एनुलोमा मैरिज कहेंगे, जो कि उन दिनों परमिसिबल थी, मान्य थी, उनको मान्यताएं थी ऐसे शादी को, ठीक है। कि अगर देखिए, दो तरह की हम लोगों ने देखा, प्रतिलोमा मैरिज और एनुलोमा मैरिज। तो प्रतिलोमा मैरिज क्या है कि यदि शादी करने के लिए जो है मेल जो अगर नीची जाति से है, अगर मेल बिलोंग करता है नीच जाति से, लोअर कास्ट से, बैकवर्ड कास्ट से, अगर फीमेल बिलोंग करती है हायर उच्च कास्ट से, जैसे कि वो ब्राह्मण है, यदि क्षत्रिय है, और मेल अगर वैश्य है, शूद्र है, तो इस तरह का, तो उस समय क्या होगा, तो उस तरह के मैरिज को हम कहेंगे प्रतिलोमा मैरिज, है ना। मेल जहाँ पर क्या है लोअर कास्ट से और फीमेल हायर कास्ट से है, तो उस तरह को क्या कहेंगे हम, प्रतिलोमा मैरिज, जो कि उस दिनों प्रोहिबिट थी, ऐसा नहीं होता था। और उन दिनों क्या थी, तो कोई भी अगर मेल ब्राह्मण है, क्षत्रिय है ना, हायर कास्ट है, और फीमेल जो है वैश्य है ना, शूद्र है, बैकवर्ड कास्ट से है, उस तरह के मैरिज को हम कहते थे एनुलोमा मैरिज, जो कि उन दिनों परमिसिबल थी, कुछ उनको मान्यताएं दी गई थी, नहीं ये शादी हो सकती है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन को देखा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा हमारा कंडीशंस, मोनोगेमी में क्या है, तो मोनोगेमी कहलाता है कि ई और सी मोनोगेमी है। दूसरा है हमारा मोनोगेमी इफ ही और सी have spouse, he she should not have spouse means लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, उसको स्पाउस करते हैं। हम लोगों ने एक ट्री बनाया था, एक जिसमें पत्ते थे, एक में पत्ते नहीं थे। हम लोगों ने देखा था कि जो स्पाउसलेस पर्सन होते हैं वो जस्ट लाइक लीफलेस ट्री की तरह होते हैं, है ना। तो हम लोग ने देख लिया था इसको, वही स्पाउस टर्म वहीं से आया। तो शुड नॉट हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसमें क्या है कि सी शुड नॉट हैव बीन, चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या कहा गया है इसमें। मोनोगेमी, देखिए मोनोगेमी टर्म्स है। मोनो मीन्स हम लोग देखते हैं कि सिंगल होता है ना। गेमी किसी टर्म से रिलेट, फ्यूज टर्म से रिलेट करता है ना। तो इफ ही और सी
है ना, मेल या फीमेल जो है शुड नॉट हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के दौरान जो है कोई भी मेल या फीमेल के पास क्या नहीं होनी चाहिए, स्पाउस नहीं होनी चाहिए। स्पाउस मीन्स क्या है, लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ। उनके पास कोई दूसरी पत्नी या पति नहीं होनी चाहिए जो उनके साथ रहते हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी वो कर रहे होते हैं उस समय, ठीक है। तो इस तरह के मैरिज को क्या कहते हैं, इस तरह के जो बातें हैं वो मोनोगेमी में कहा गया है। कहा जाता है कि फीमेल जो है शुड नॉट हैव बीन क्या होनी चाहिए, मैरिज टू अनदर अर्लियर। जो फीमेल है, फीमेल सी should not have been married to another earlier। और इसमें क्या नहीं होनी चाहिए, तो एक तो पहला स्पाउस नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी पत्नी या पति नहीं होनी, हस्बैंड वाइफ नहीं होनी चाहिए पहले की टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ के वक्त, या फिर पहले जो है किसी फीमेल की कोई पति नहीं होनी चाहिए, है ना, या कोई वो फीमेल जो है शादी नहीं की होनी चाहिए पहले टू अनदर, किसी दूसरे से, ठीक है। चलिए अब हमारा है तीसरा, वो है तीसरा जो है वो हमारा है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप। चलिए तीसरा हमारा है सपिंडा रिलेशनशिप। ये सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, संबंध है ना। सपिंडा वो कौन से है, तो जो है ब्राइड should not have सपिंडा, should not be सपिंडा ऑफ द ब्राइडग्रूम। यानी कि उनकी जो जिनसे उनका शादी होने वाली है, अगर उनके जो हस्बैंड है उनसे उन्हीं के जो है रिलेशन में नहीं होनी चाहिए, कोई अन्य होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप कहते हैं। सपिंडा रिलेशनशिप है ना, उनकी फैमिली खानदान में नहीं होनी चाहिए, जिनसे शादी होने वाली है वो अलग अन्य होनी चाहिए। तो ब्राइड शुड नॉट बी ए सपिंडा ऑफ द ब्राइडग्रूम। तो तीसरा है ये कंडीशंस जो कि फॉलो होनी चाहिए किसी भी शादी को कराने के लिए। चौथा हम लोग देखने वाले हैं प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। चलिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में क्या है कि प्रोहिबिट मींस क्या होता है, एक टर्म्स है प्रोहिबिटेड, है ना, ये दिस इज द टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स है कि केमिकल्स को अगर नेसेसरी नहीं है तो उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है ना। उसी प्रकार डिग्रीज यानी कि जो कहा जाता है कि पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो मैरिज होते हैं बिटवीन सर्टेन रिलेशंस, है ना। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन सेंस कि द मैरिज बिटवीन सर्टेन रिलेशनशिप, यानी कि अपने ही खानदान, कुल खानदान में रिश्तेदारों में यदि शादी होती है उस चीज़ को कहते हैं उसको क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, है ना, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहते हैं। तो प्रोहिबिट मतलब रोक देना, यानी कि अपने ही रिश्तेदार में सौजन्य में यदि शादी होती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, उससे वो तात्पर्य आता है ना। जैसे कि मैरिज बिटवीन द डॉटर एंड फादर पिता और बेटी के बीच पहले चलता था, तो ये है ना पहले के ज़माने में था, है ना, पहले के इंसेंस ओल्ड लॉ में थे। मैरिज बिटवीन मदर एंड सन, मैरिज बिटवीन द सिस्टर्स एंड ब्रदर, भाई बहन के बीच में शादी हो जाना, है ना। मैरिज बिटवीन अंकल एंड निस, अंकल या भतीजी के बीच में शादी हो जाना, है ना। मैरिज बिटवीन द टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच में शादी हो जाना, ये सारी चीज़ क्या थी, ये अपने ही रिलेशंस में निश्चित रिलेशनशिप में शादी हो जाना ही क्या कहलाता था, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहलाता था, जो कि उन दिनों क्या थी, उन दिनों ये प्रचलित थी, है ना। और जो देखिए और दूसरी बात है, आज जो है ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ये क्या है, ये इस तरह के मैरिज जो है आज प्रोहिबिटेड है, ये इन पर वर्जित है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे समाज में वर्जित हैं, ये ऐसी चीज़ें जो है नहीं होती है, ठीक है। तो और दूसरी है, ये रूल जो है डज नॉट अप्लाई टू शूद्र। शूद्र में हम ये अप्लाई नहीं कर सकते,
है ना। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में अप्लाई कर सकते हैं, शूद्र में अप्लाई नहीं कर सकते इसको, किसको, तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप को। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चौथा है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एक्चुअल में द पार्टीज to the marriage should not be within degrees of prohibited relationship। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो देखिए प्रोहिबिटेड डिग्रीज में क्या है कि जो भी पार्टीज हैं जो मैरिज जिनको शादी करनी है, शुड नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि अपने ही खानदान में रिश्तेदार में शादी नहीं जो है करनी है उसको, है ना, उनको शादी नहीं करनी है। जिनको शादी करनी है वो अपने रिश्तेदार भाई बहन से हट कर करे वो। सो नॉट बी विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वो किस में नहीं आनी चाहिए, जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो है दरिया है, जो एक सीमाएं हैं उनमें नहीं आनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस दी गई है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप को, ठीक है। चलिए जैसे कि अच्छा पहले ये समझते हैं कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती है। चलिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, चलिए समझते हैं हम लोग। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या, तो इसमें कहा गया है कि द मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इन सेंस की मैरिज बिटवीन सर्टेन रिलेशन, कुछ निश्चित रिलेशन में शादी हो जाना, रिलेशन में, है ना, सर्टेन रिलेशन कि नहीं उसका वो रिलेशन है ही तो वो शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैरिज बिटवीन द सर्टेन रिलेशन इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है, इसको हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहते हैं। एंड इज प्रोहिबिटेड ये इन पर रोक था, ये वर्जित थी उस समय, एंड प्रोहिबिटेड एंड वॉइड जो शून्य के समान था, जो जिनको क्या थी, किसी भी तरह की मान्यताएं प्राप्त नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज बिटवीन फादर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर। दूसरा है मदर एंड सन, है माँ बेटी में शादी। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं बहन भाई में शादी, सिस्टर या ब्रदर में, है ना। या हम कह सकते हैं मदर इन लॉ में, सन इन लॉ में। ये जो है क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है ना। तो मैरिज बिटवीन द फादर, यहाँ क्या दिया हुआ है कि मैरिज बिटवीन सर्टेन रिलेशनशिप, कुछ निश्चित रिलेशनशिप में, एंड इज प्रोहिबिटेड एंड वॉइड। इस तरह की जो शादी जिनकी होती है वो अपनी निश्चित रिलेशनशिप में करते थे पहले, जो कि अभी क्या है, प्रोहिबिटेड है, जिन पर रोक है। क्या होता था निश्चित रिलेशनशिप, तो मैरिज बिटवीन द फादर एंड डॉटर, फादर डॉटर पिता या बेटी में शादी होना, मदर या सन में, सिस्टर्स ब्रदर्स में भाई बहन में, या ब्रदर मदर इन लॉ या सन इन लॉ में, फादर इन लॉ या डॉटर इन लॉ में, इस तरह से
ठीक है, चलिए और क्या है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि मैरिज बिटवीन द अंकल एंड निस, है ना, मैरिज बिटवीन द टू सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, है ना, मैरिज बिटवीन द सिस्टर्स सन एंड ब्रदर्स डॉटर, ये सारी चीज जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, है ना। तो मैरिज बिटवीन द सर्टेन रिलेशनशिप, कुछ निश्चित जो है परिवार रिश्तेदारी में शादी हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से वो उसका तात्पर्य है। चलिए तो अब हम देखने वाले हैं हम लोग प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप समझे, और भी देखते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैरिज बिटवीन अंकल एंड निस, है ना, इस तरह से। और है कि अ मैन should not marry a widow who was his brother's wife and uncle's wife। देखिए ये टर्म्स क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या मीनिंग्स है, ये जो दिया जा रहा है, ये जो दी गई है, यहाँ बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो शादी नहीं करना चाहिए उसको कोई भी विधवा से। क्यों? क्योंकि कब नहीं करना चाहिए, व्हेन हु वाज इज जो है ब्रदर्स वाइफ, उन दिनों जो है क्या थी, अगर वो जो विधवा है विडो है, अगर वो वाज इज ब्रदर्स वाइफ, वो व्यक्ति की भाई की यदि वो पत्नी है थी, है ना, तो उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या फिर उसके अंकल की पत्नी हो तो उससे नहीं करनी चाहिए शादी, इस तरह से। सपोज कोई दो ब्रदर है, दो भाई है, एक भाई की पत्नी अब नहीं रही, दो भाई है, अगर वो दो भाई में से एक भाई जो है अगर नहीं है, तो जो उसकी पत्नी है, तो जो दूसरे भाई जो है उससे शादी नहीं करना चाहिए उसे, है ना। और दूसरा है कोई अंकल की वाइफ है तो उससे जो है व्यक्ति शादी नहीं कर सकती, इस तरह से जो है प्रोहिबिटेड रिलेशंस में कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, अब हम लोग आते हैं कि जो मैरिज जो है सर्टेन रिलेशनशिप में जो है वो परमिसिबल हो जाते हैं, है ना। जो मैरिज है कुछ निश्चित रिलेशनशिप में परमिशन हो जाते हैं, तो वो जो है उसके कस्टम जो है उसको परमिट करते हैं इस तरह के मैरिज को, है ना। जैसे कि मैरिज बिटवीन द ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर सन, है ना, भाई के बेटी और जो है बहन के बेटे के साथ शादी हो जाना, है ना। कुछ निश्चित रिलेशनशिप में उनके जो कस्टम, उनकी जो रीति रिवाज है, उनको वो परमिट करती है इस तरह की चीज़ों को। या हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी इस तरह की चीज़ों को क्या करता है, आज परमिट कर रहा है। चलिए तो मैरिज, हालांकि मैरिज बिटवीन certain relation is permissible there then there if then their custom permits वो अनुमति देता है उनके रीति रिवाज permit such marriage, ठीक है। and also by Hindu marriage act। चलिए तो ये जो है यदि कोई मैरिज जो है बिटवीन सर्टेन रिलेशन, है ना, कुछ निश्चित जो है रिलेशंस में यदि शादी होती है तो वो परमिसेबल है, वो हो सकता है, मान्य हो सकता है। कब? तो अगर वो मान्य होगा तो देन भी उनके जो कस्टम है उसको परमिट करते हैं इस तरह के मैरिज को, है ना, इजाजत देते हैं, अनुमति देती है। और हमारी जो हिंदू मैरिज एक्ट है
हिंदू विधि अधिनियम के अकॉर्डिंग भी जो 1955 है में लागू हुई थी अधिनियम, वो भी क्या करती है, उस तरह की मैरिज को, उस तरह की शादी विवाह को क्या करती है, अनुमति देती है। नहीं कि जो मैरिज जो है कुछ रिलेशनशिप में हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैरिज बिटवीन अंकल एंड निस, चाचा भतीजी में, है ना, या मैरिज बिटवीन ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स ब्रदर्स डॉटर या सिस्टर्स सन, है ना। तो या तो भाई के जो बेटी है उस और जो बहन के जो बेटे हैं उन दोनों के बीच में शादी, क्या तो एक निश्चित रिलेशनशिप में जो है ये सभी चीजें मान्य होती है, ब्रदर्स डॉटर में या सिस्टर्स सन्स के बीच में, है ना। तो ये सब जो है मान्य है, लेकिन दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू शूद्र जो कास्ट है उन पे ये सारी चीजें लागू नहीं होती। ये सबसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में तक लागू होती है, शूद्र में लागू नहीं होती है ये, ठीक है। तो मैरिज जो है बिटवीन द ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर्स, ये सारी जो निश्चित रिलेशनशिप में मैरिज शादी विवाह जो है वो मान्य होती है, यानी उसके कस्टम उस तरह की विवाह को क्या करती है, परमिट्स करती है। चलिए, तो अब हम लोग जो है इस कड़ी में हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं, वो है प्रोहिबिशन ऑफ पांचवा हमारा प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र या सप्रवरा। चलिए, तो आप पता होनी चाहिए कि आपने सुना होगा गोत्र, है ना, हमारी जो गोत्र होती है, अभी क्या है सेम गोत्र में शादी नहीं होती है ना। लेकिन पहले जो ख्यालात के जो लोग होते थे, पहले जो सेंस के लोग जो होते थे, उनमें क्या होती थी ना, यदि शादी सेम गोत्र में होती है, मैरिज बिटवीन द सेम गोत्र, तो उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे सगोत्र, उसको कहते थे सर्वर बड़ा, है ना, सपरा बड़ा कहते थे उसको, क्या कहते थे, सपरा बड़ा। तो ये इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट ना कि यदि सेम गोत्र में शादी होती है तो उसको सगोत्र कहेंगे, जो कि आज क्या है, वॉइड है, जो कि क्या है, प्रोहिबिट है। तो आज बिल्कुल भी क्या है, ये सारी चीजें जो है मान्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि सगोत्र या फिर क्या कहते हैं, सप्रवरा कहते हैं, कि द पार्टीज टू द मैरिज बिटवीन द, तो प्रोहिबिशन ऑफ द सगोत्र और सप्रवरा क्या है, पार्टीज टू द मैरिज, जिनको शादी करनी होती है, जिन भी पार्टीज को, तो जो मैरिज है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सगोत्र, मीनिंग्स ऑफ सगोत्र। सगोत्र का मीनिंग क्या है, या सप्रवरा का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सगोत्र या सप्रवरा, सगोत्र या सप्रवरा और सगोत्र या सप्रवरा। तो मैरिज बिटवीन सेम गोत्र में शादी होना क्या कहलाता था, कॉल्ड सगोत्र एंड वाज परमिसिबल। उन दिनों ये परमिसिबल थी, है ना, लेकिन आज जो है ये नहीं है। चलिए, तो ये जो सगोत्र है, इस तरह की शादी जो होती थी, है ना, सेम गोत्र में शादी हो जाना, ये सारा चीज जो है क्या होता था, उन दिनों प्रचलन में था।
लेकिन आज जो है सेम गोत्र में लोग शादी नहीं करते हैं। कई तरह के विचारधाराएं हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, है ना, जिसको चला रहे हैं। फिर आगे कुछ मॉडर्न लॉ निकलेगा, कुछ उसमें फिर बदलाव होगी, फिर उसमें चेंजेस आएंगे। यानी कि हर बार कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है। तो कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिसको हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जमाने में लोग सेम गोत्र में शादी करते थे तो क्या बोलते थे? सगोत्र। स से सेम, है ना, गोत्र गोत्र नहीं, सेम गोत्र में शादी होना, सगोत्र या सप्रवरा कहते थे। चलिए, अब हमारा जो छठा है वो है मैरिज सेरेमनी। जो छठा कंडीशन है हमारा, सिक्स्थ कंडीशन जो कहते हैं हम लोग मैरिज होने के लिए, वो है मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनीज। ठीक है, तो क्या है कि द मैरिज टू बी वैलिड, मैरिज टू बी वैलिड, मैरिज टू बी वैलिड, तो इट इज नेसेसरी टू फॉलो सर्टेन, कुछ निश्चित सेरेमनीज को, सेरेमनीज या सैत्र या फिर कस्टमरी करते हैं, कस्टमरी कुछ रीति रिवाज को जो क्या करनी होती थी, फॉलो करनी होती थी, उनको माननी पड़ती थी। यानी कि कोई भी शादी, देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग है इसमें कि आज देखिए, आज भी उस चीज़ से हम रिलेट कर सकते हैं। आज भी जब शादी होती है तो क्या होते हैं, कई तरह के जो है फंक्शन क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है, कई तरह के फंक्शन होते हैं, है ना, तो उसमें लोग अटेंड करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो जो शादी होती थी वो मान्य तभी होगी, इसके अकॉर्डिंग जो है क्या है, तो मैरिज टू बी वैलिड वो मान्य तभी होगी जब इट इज नेसेसरी टू फॉलो सर्टेन सेरेमनीज, उनको कुछ ना कुछ क्या करने पड़ेगी, कुछ ना कुछ फंक्शंस को, कुछ स्वागत समारोह को फॉलो करनी होगी, तो ही वो शादी मान्य होगी, है ना। जैसे कि दे आर द परफॉर्मेंस ऑफ होमा, पानी ग्रहण को कहते थे, है ना, कि जो लोग हैं पवित्र अग्नि का आह्वान करते थे, कि ना, पवित्र एक अग्नि का कुंड बनाते थे और उसमें शादी करते थे, सप्तपदी इसको कहते थे, है ना, सप्तसती, सती यानी कि शिव और सती का जब विवाह हुआ था, आप देख सकते होंगे कि कैसे जो है एक हवन का जो था, है ना, कुंड बना हुआ था अग्नि का, और सती और शिव विवाह जो है इस तरह का आयोजन किया गया। तो ये जो है प्राचीन पुराने पारंपरिक जो है परंपरागत रूप से आज भी जो है हमारे जो चारों तरफ क्या है, विद्यमान है। तो पहले भी इस तरह का जो है मान्यताएं थी, शादी होने के लिए जो है इस तरह के रूल्स को फॉलो करना है, पानी ग्रहण, है ना, इन्वोकेशन ऑफ सैक्रेड फायर, जो अग्नि होती थी, पवित्र अग्नि जो होती थी जिसमें कई तरह के मटेरियल थे, उसका आह्वान किया जाता, देवताओं का आह्वान किया जाता था, है ना। सप्तपदी दूसरा सेरेमनीज को फॉलो किया जाता है। इस तरह के कुछ फंक्शंस को, कुछ क्रियाओं, पवित्र जो है क्रियाओं को लोग जो है फॉलो करते थे, है ना। तो मैरिज सेरेमनीज इज सेड टू बी कंप्लीट, मैरिज सेरेमनी शादी जो समारोह तभी संपन्न होगी कब, जब वो 7th स्टेप, 7 फेरे जब दूल्हा या दुल्हन जब ले लेते हैं अग्नि के चारों तरफ, तभी जो है मैरिज सेरेमनीज क्या होगी, कंप्लीट होगी। चलिए, तो जैसे कि दे आर the performance of होमा, और कहते थे पानी ग्रहण, पानी ग्रहण, इसको क्या बोलते थे, इनवोकेशन ऑफ सैक्रेड फायर, इनवोकेशन मीन्स क्या होती है, आह्वान करना, वंदना करना, है ना। जैसे कि किसी भी चीज का आह्वान करते हैं, है ना, प्रेयर करते हैं, वंदना करते हैं, तो ये सारी चीज किसका करते हैं, तो पवित्र अग्नि का, सैक्रेड फायर का, पवित्र अग्नि का हम लोग क्या करते हैं, आह्वान करते हैं, वंदना करते हैं, और उसके बाद शादी की प्रक्रिया की जाती है।
दूसरा है ये तो पहला हो गया सेरेमनी। दूसरा है सप्तपदी। सप्तपदी में क्या है, 7 फेरे लिए जाते हैं सप्तपदी में। सप्त देखिए, सप्त मतलब क्या होता है 7, पदी यानी कि फेरे लेना, है ना, पांव से चलते हुए अग्नि के चारों तरफ घूमकर जो है फेरा लेना। तो वो शादी तक वो क्या होती है, संपन्न होती है। तो पहला हम लोग देखें पानी ग्रहण, यानी कि एक पवित्र अग्नि का आह्वान करना, उसकी पूजा करना, है ना, उसकी वंदना करना। दूसरा जो सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं किसी भी शादी को संपन्न करने के लिए, वो है सप्तपदी। चलिए, वो क्या है, सप्तपदी। तो सप्तपदी को हम लोग समझते हैं, सप्तपदी क्या होती है। सप्तपदी में क्या है, दूसरा है सप्तपदी। सप्तपदी क्या है कि मैरिज ceremonies are said to be marriage ceremony said to be complete when bride when the seventh step is taken by bride and bridegroom around holy fire। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना, होली फायर, पवित्र अग्नि में, सेक्रेट फायर में। सप्तपदी, सप्त मतलब 7 पदी, पांव से चलते हुए, है ना, उठकर पांव से चलते हुए अग्नि का घेरे में सप्तपदी कहलाता है। जैसे कि तो मैरिज यदि होती है, देखिए मैरिज सेरेमनी इज सेड टू बी कंप्लीट। मैरिज सेरेमनी कब कंप्लीट होगी, कब उसे कंप्लीट कहा गया, व्हेन 7th स्टेप, जो 7वां फेरा है, 7वां जो स्टेप है, वो लिया जाएगा किसी भी दूल्हा और दुल्हन के द्वारा। दुल्हन और दूल्हा है, उन दोनों के द्वारा जो है पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे जब लिए जाएंगे तो मैरिज सेरेमनी क्या होगी, कंप्लीट, संपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया सारा का सारा कंडीशंस अंडर द एंशिएंट टेक्स्ट। सप्तपदी हम लोगों ने लास्ट जो है सेरेमनी के बारे में देखा। तो सप्तपदी इसको देखिए, जैसे कि ये जो है अग्नि के एक कुंड है बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ रखा गया, इस तरह से आह्वान किया गया इसे, है ना, जो है आप देख सकते हैं किस तरह से है। और यहाँ पर वर और वधू जो है बैठे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं। एक्चुअली ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, ड्राइंग इज एन आर्ट। आप देख सकते हैं दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना, शादी होने वाले दोनों की। चलिए, तो दोनों के दोनों जो है, इन दोनों का जो है कन्यादान करके इन दोनों को कन्वर्जन करा दिया गया इनके पेरेंट्स के। जो दुल्हन है उनके माता पिता ने, ये दोनों बन गए। अब इन दोनों को जो है शादी संपन्न अगर करनी है, शादी पूरी करनी है, तो एक और जो रस्म, एक रीति रिवाज है जिसको फॉलो करना होगा। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पुरोहित हैं ये, है ना, ये पुरोहित है, ये बैठकर ये जो है ये पुस्तक है और यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, है ना, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो है सारे लोग जो है इस तरह से हैं। ये क्या करेंगे, ये इस अग्नि के चारों तरफ जो है, इस अग्नि के चारों तरफ उठ करके, है ना, पांव खड़े होकर जो है 7 फेरे लेंगे इस अग्नि के चारों तरफ। ये क्या है, तो फायर है। कौन सा फायर, तो होली फायर, पवित्र अग्नि, है ना। इसके चारों तरफ जो है क्या लेंगे, ये फेरे लेंगे, 7th स्टेप लेंगे, तब जाकर के क्या होगा, मैरिज
कंप्लीट होगा। मैरिज सेरेमनी क्या होगी? मैरिज सेरेमनी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये जो है शादी विवाह समारोह जो है इस तरह की चीजें तभी संपूर्ण होगी जब सभी प्रकार की जो है परंपराएं, रीति रिवाज, रस्में पूरी की जाती हो। ठीक है, उसमें से हमारा ये सप्तपदी जो कि मोस्ट पॉपुलर है, आज भी फॉलो होती है और चले आ रही है परंपरागत रूप से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कई प्रकार की बातें इसमें सीखी, समझे, है ना। कंडीशन समझे थी एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कौन कौन से शर्तें हैं शादी होने के लिए। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर। दूसरा, मोनोगेमी कि नहीं, स्पाउस नहीं होनी चाहिए टाइम ऑफ मैरिज के वक्त। तीसरा, सपेंडा मैरिज, सपेंडा उनकी जो रिलेशन नहीं में कोई नहीं होनी चाहिए, दूल्हा के दुल्हन जो होंगी वो दूल्हा के कोई भी सपेंडा नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेशन नहीं होनी चाहिए। चौथा हम लोगों ने देखा प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हम लोगों ने देखा कि निश्चित एक रिलेशनशिप में शादी जो है उस समय होती थी जो कि आज वर्जित है, नहीं होती है। पांचवा, प्रोहिबिशन ऑफ सगोत्र, यानी कि सगोत्र सेम गोत्र में शादी होना। पांचवा के बाद है छठा, मैरिज सेरेमनी कि शादी होने के लिए कई प्रकार की जो रीति रिवाज रस्में फॉलो की जाती है। उसमें हम लोगों ने देखा पानी ग्रहण यानी कि पवित्र अग्नि का आह्वान करना। दूसरा है सप्तपदी, सातों फेरे लेना, किसके द्वारा? दुल्हा और दुल्हन के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है कंडीशंस ऑफ मैरिज में पहला हम लोगों ने देखा कंडीशंस अंडर एंशिएंट टेक्स्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंडीशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। आज के अकॉर्डिंग आज क्या हो रही है, आज कौन कौन सी मान्यताएं हैं शादी के लिए होने के लिए। चलिए, तो इस तरह से पढ़ाई करते रहिए। और कहा भी गया है मोर यू लर्न मोर यू अर्न, है ना। और भी ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी अभ्यास करेंगे, है ना, जितनी आप अपने आप को डेडिकेट रखेंगे, है ना, समर्पित रखेंगे पढ़ाई में, आप बेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।